स्वागत है ना। आज हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दोहरी लेखा प्रणाली क्या होती है यहाँ पे, है ना। दोहरी लेखा प्रणाली क्या होती है, उसके गुण दोष क्या होते हैं, उसके संबंध में हम यहाँ पे जानेंगे यहाँ पे। या फिर प्रत्येक नाम के लिए जमा, है ना। प्रत्येक नाम के लिए जमा मतलब प्रत्येक जितने भी नाम आ रहे हैं उसके लिए जमा कितना हो रहा है यहाँ पे। इस कथन का आशय स्पष्ट रूप से करते हुए दोहरी लेखा प्रणाली की विशेषता बताइए ना। तो दोहरी लेखा प्रणाली क्या होती है यहाँ पे। दोहरी लेखा प्रणाली की शुरुआत यहाँ पे 15वीं शताब्दी में इटली में हुआ था ना। कहाँ पे, तो इटली में हुआ था। यहाँ पे जन्मदाता कौन है यहाँ पे, लुकास, है ना। लुका छिपी करके याद रखना है यहाँ पे, लुकास, है ना। पेसियोली, है ना, पेसियोली, है ना, पेसियोली, है ना। लुका छिपी करो तो क्या होगा यहाँ पे, पीसी होगा यहाँ पे, है ना। तो लुकास पेसियोली को माना जाता है। उन्होंने 1494 में, है ना, सर्वन पकाते हुए किताब यहाँ पे डी कंप्यूटेट, है ना, स्क्रिप्चर, इसमें लेखांकन की तिथि वर्णन किया था ना, कि मतलब लेखांकन आप कैसे करेंगे यहाँ पे, दोहरा लेखा कैसे करेंगे, इसके बारे में उन्होंने बताया था ना। भारत में यह प्रणाली अंग्रेजी शासन के दौरान क्या हुई, प्रॉब्लम, क्योंकि अंग्रेजी ला सकते हैं भाई इसको, यहाँ पे इंडिया वाले ईजाद तो नहीं कर सकते, है ना। तो अंग्रेजी शासन के दौरान प्रयोग में लाई गई थी ना। दोहरी लेखा प्रणाली व्यवहारों को लिखने की वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यवहार लेन देन को दो खातों में, है ना, जैसा अपन केसबुक लिखते हैं वैसा ही है ना, दो खातों में लिखा जाता है ना। प्रत्येक लेन देन सौदे कितने होते हैं, दो रूप होते हैं यहाँ पे, है ना। एक भाग पाने वाला, है ना, और दूसरा क्या, देने वाला। एक लेनदार और एक देनदार, है ना। प्रत्येक लेन देन की प्रविष्टि दो खातों में विपरीत पक्षों में की जाती है ना, विपरीत पक्षों में की जाएगी ना। अतः प्रत्येक लेन देन का दोहरा लेखा करने के कारण ही इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। प्रत्येक लेखा क्या करते हैं यहाँ पे, दोहरा लेखा करते हैं ना। और दोहरा लेखा करने के कारण इसे दोहरा लेखा प्रणाली क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं ना। दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांत क्या है यहाँ पे, सौदों का दो खातों पर प्रभाव, है ना। दोहरी लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे या व्यवहार का प्रभाव दो खातों पर पड़ता है ना। एक पाने वाला खाता और दूसरा क्या, देने वाला, है ना। एक पाने वाला, एक देने वाला, है ना। इस प्रकार एक व्यवहार से दो खाते प्रभावित होते हैं ना, दो खाते प्रभावित होते हैं। जैसे मान चलो राम ने श्याम को चीज बेचा, है ना, तो राम यहाँ पे, है ना, देनदार हो जाएगा यहाँ पे, और जो श्याम रहेगा वो लेनदार हो जाएगा ना, इस टाइप से। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यापारी ने 200 रुपये का माल नगद बेचा, है ना, तो दो पक्ष प्रभावित होंगे ना। 200 रुपये का माल कम हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी ने क्या किया, 200 रुपये का टी शर्ट, मान लो कोई कपड़ा व्यापारी है, 200 रुपये की टी शर्ट को निकाल दिया, है ना, उसका माल कम हो गया, है ना। माल कम हो गया 200 रुपये का, पर उसके तिजोरी में क्या आ गया, 200 रुपये आ गया यहाँ पे। जैसे अग्रवाल क्लॉथ सेंटर है, मान चलो कोई, उसने क्या किया यहाँ पे, 200 रुपये का माल क्या किया आपने यहाँ से कम किया, है ना। और 200 रुपये का माल तो उसके भाई तिजोरी में 200 रुपये आए भी थे ना, तो रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। और जो पूंजी है ना, जो मतलब यहाँ पे माल वाला जो खाता था उसमें 200 रुपये क्या हो जाएगा, 200 रुपये का माल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, ये बोल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मूल्य प्राप्त करने वाला तथा मूल्य देने वाला खाता, है ना। एक व्यवहार जिन खातों का प्रभाव पड़ता है उसमें एक खाता क्या हो जाएगा अपना, एक खाता क्या हो जाएगा, मूल्य प्राप्त करने वाला था, दूसरा खाता क्या, मूल्य चुकाने वाला था ना। तो ये हो जाएगा। उदाहरण समझते हैं यहाँ पे। उपरोक्त उदाहरण में प्रभावित होने वाले खाते विक्रय खाता, है ना। विक्रय मतलब बेचना होता है। रोकड़ खाता मतलब पैसा वाला खाता, है ना। रोकड़ खाता मूल्य प्राप्त करने वाला खाता है। रोकड़ खाता मतलब पैसा वाला खाता, भाई इसमें तो पैसा आएगा ही ना भाई, पैसा प्राप्त करने वाला खाता है जिसमें पैसा आएगा ही ना। रोकड़ खाता मूल्य प्राप्त करने वाला खाता है, क्योंकि माल की नगद बिक्री से तिजोरी में 200 रुपये क्या होती है यहाँ पे, है ना। क्योंकि माल की क्या किया आपने, नगद बिक्री की है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तिजोरी में 200 रुपये क्या होगी यहाँ पे, वृद्धि होगी ना। इस प्रकार विक्रय खाता मूल्य देने वाला खाता, है ना। ये मूल्य रोकड़ खाता मूल्य प्राप्त करने वाला खाता है, जबकि विक्रय खाता मूल्य देने वाला खाता, क्योंकि 200 रुपये का माल क्या हो रहा है, वो दे रहा है ना। तो विक्रय खाता 200 रुपये का माल आपका गया यहाँ पे, और तिजोरी खाता, है ना, मतलब यहाँ पे रोकड़ खाता में 200 रुपये आ गया, है ना। तो ये स्टेप से एक से मतलब प्लस हो रहा है, तो एक में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ऐसे से याद रखना है। दो खातों का लेखा ना, ऐसे व्यवहार में दोहरे प्रभाव का जिन दो खातों पर प्रभाव पड़ता है ना, उस व्यवहार का दोनों खातों में लिखा होता है ना। उदाहरण के लिए यहाँ पे रोकड़ बही और विक्रय खाता दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं, तो दोनों में ही इसका क्या किया जाएगा, अंकन किया जाएगा ना। दोनों में ही इसका अंकन किया जाएगा यहाँ पे। अतः 200 रुपये की नगद बिक्री का लेखा इन दोनों ही खाते में होगा, एक तो रोकड़ खाते में और एक दूसरा विक्रय खाते में। रोकड़ खाते में पैसा आया और विक्रय खाते से क्या हुआ, यहाँ पे माल गया, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे खातों को विपरीत पक्षों में लेखा ना। तो लेखा कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे खातों को विपरीत पक्षों में लेखा कैसे करते हैं, लेखा करने की तरकीब क्या है, कैसे इसको करना है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में क्या किया गया, समझाया गया। तो देखिए यहाँ पे इस प्रणाली में मूल सिद्धांत के आधार पर एक खाते में दो पक्षों में क्या किया जाता है, दो पक्षों में विभाजित किया जाता है ना। तो एक पक्ष क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक पक्ष नाम मतलब ये उड़ने वाला है, नाम आज है कल नहीं, है ना। डेबिट मतलब क्या होना है यहाँ पे, कम होना, है ना। विकलन मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, विकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। तो विकलन मतलब क्या रहा, कम हो रहा है, तो इसको उल्टा क्या, समाकलन करना, मतलब समाहित हो रहा है भाई, प्लस हो रहा है। तो जमा, क्रेडिट, समाकलन, ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे दूसरा पक्ष हो जाएगा ना। किसी व्यवहार का लेखा एक खाते के नाम में होता है तो दूसरा जमा पक्ष में, है ना। तो एक किस में होगा, एक नाम में होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जमा पक्ष में। एक नाम एक जमा, एक नाम एक जमा, एक नाम एक जमा, दो खाते एक नाम एक जमा, है ना। स्टेप्स हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रणाली सिद्धांत के अनुसार प्राप्त करने वाले खाते के नाम पक्ष और त्याग करने वाले खाते के जमा पक्ष में व्यवहारों का लेखा करना चाहिए ना।
उपरोक्त उदाहरण में रोकड़ खाता है ना, मान लीजिए यहाँ पे रोकड़ खाता, इसमें तो पैसा आएगा भी, यहाँ पे पैसा प्लस में रहेगा, इसमें पैसा आएगा तो 200 रुपये प्राप्त करता है ना, उसे नाम पक्ष में किया जाएगा ना। उपरोक्त उदाहरण में रोकड़ खाता 200 रुपये प्राप्त करता है तो उसे क्या करेगा, नाम पक्ष में किया जाएगा। नाम पक्ष मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, डेबिट विकलन है ना। विक्रय खाता, विक्रय खाता मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, विक्रय खाता को जमा पक्ष में लिखा जाएगा, जमा पक्ष में, क्योंकि है ना 200 रुपये का माल क्या कर रहा है, आप विक्रय कर रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जम तो नहीं रहा है, पर इसको याद रखिए यहाँ पे कि मतलब अपना जो रोकड़ खाता है वो नाम पक्ष में आएगा यहाँ पे, और विक्रय खाता अपना किस में आएगा, जमा पक्ष में आएगा ना। विक्रय खाता किस में आएगा, जमा पक्ष में आएगा यहाँ पे। हालांकि माल तो विक्रय खाते से निकल रहा है पर उसको जमा पक्ष में लिए हैं, और यहाँ पे जो 200 रुपये हैं रोकड़ खाते में आ रहे हैं तो ये नाम पक्ष में लिया है इसको, है ना। आगे हम डिटेल समझाऊंगा इसको कैसे क्या होता है, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें और समझ में आएगा, है ना। उपरोक्त उदाहरण दोहरी लेखा प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत है यहाँ पे कि प्रत्येक व्यवहार के लिए 2 पक्ष होना आवश्यक है। यहाँ पे प्रभावित पक्षों में से एक पाने वाला दूसरा त्याग करने वाला होता है ना, जिन्हें क्रमशः नाम और जमा दोनों ही पक्ष में लिखा जाता है। इस प्रकार दोहरी लेखा प्रणाली में प्रत्येक नाम के लिए एक जमा होना आवश्यक है ना। दोहरी लेखा प्रणाली के लाभ क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती है यहाँ पे भी। दोहरी लेखा प्रणाली लेखा कर्म की एक उचित और वैज्ञानिक प्रणाली है ना, उचित वैज्ञानिक प्रणाली यहाँ पे। इस प्रणाली द्वारा हिसाब रखने में निम्नलिखित लाभ होते हैं। पूर्ण विवरण मिलता है भाई यहाँ पे, लेन देन का दोनों खातों का यहाँ पे पूर्ण विवरण मिलेगा यहाँ पे। विश्वसनीय सूचना यहाँ पे खाता बही में व्यक्तिगत, वास्तविक और आय व्यय संबंधी खाते स्वतंत्र रूप से रखे जाते हैं, जिससे विभिन्न खातों की जानकारी हमें क्या होती है, मिलती रहती है ना। विश्वसनीय सूचना मिलती है भाई यहाँ पे, व्यक्तिगत खातों के आधार पर किसी व्यक्ति को क्या देना है, किससे क्या लेना है की जानकारी मिलती है ना, क्या देना है ना और क्या लेना है इसकी जानकारी मिलती है यहाँ पे। इस प्रकार वास्तविक खाते से संपत्ति माल की जानकारी, आय व्यय खाते कुल आय व्यय की जानकारी मिलती है ना। तलपट बनाने सुविधा और खाता सुविधा, मतलब तलपट जैसे आप लास्ट में बनाते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे दोहरी खाता प्रणाली बहुत ही आसान हो जाती है तलपट बनाने के लिए ना। खातों की शुद्धता की आप जांच भी इससे कर सकते हैं, खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रणाली सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक व्यवहार को 2 खातों में विपरीत पक्षों में लिखा जाता है यहाँ पे। यदि सभी खातों का योग लगा जाए तो नाम और जमा का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर आएगा ना। इस सिद्धांत पर ही तलपट बनाया जाता है यहाँ पे। तलपट गणित संबंधी शुद्धता की जाँच की जाती है। तलपट में क्या गणित संबंधी सूचना, मतलब जोड़ घटाओ यहाँ पे इसको करना बहुत जरूरी। लाभ हानि ज्ञान होता है भाई यहाँ पे ना। तो इस प्रणाली में नाम मात्र और आय व्यय के खाते हैं, नाम मात्र और आय व्यय खाते रखे जाते हैं, और इसे उनसे व्यापारी खाता और लाभ हानि खाता बनाकर सकल लाभ और सकल हानि, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का ज्ञात सरलता से हो जाता है ना। चिट्ठा निर्माण, यहाँ पे चिट्ठा निर्माण बनाने के लिए समस्त सामग्री प्रस्तुत करती है यहाँ पे। संपत्तियों और दायित्व है ना, दायित्व है ना, संपत्ति और व्यक्तियों खाते तथा देनदारियों खाते के आधार पर व्यापारी चिट्ठा बनाकर अपने व्यापारी की वित्तीय स्थिति जानकारी प्राप्त करता है ना। संपत्ति दायित्व 2 पक्ष होते हैं, और संपत्ति दायित्व 2 पक्ष होते हैं यहाँ पे चिट्ठा में। तो लास्ट में जब उसको आप समराइज़ करोगे तो लास्ट में दोनों बराबर आने चाहिए ना। तो वित्तीय स्थिति क्या है इसका समराइज़ करना यहाँ पे इसी मतलब व्यापारी इसी से कर पाता है ना। इसके बाद यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन में आसानी है ना। हिसाब किताब प्रति वर्ष जो व्यापारिक परिणाम निकलता है वह एक सिद्धांत पर आधारित है। इसे एक वर्ष हिसाब के तुलना में पिछले वर्ष हिसाब है ना, मतलब इस वर्ष से पिछले वर्ष हिसाब निकालने में बहुत ही आसानी होती है। अतः ये पद्धति वैज्ञानिक और न्यायपूर्ण है। छल कपट की कम संभावना है यहाँ पे। दोहरी लेखा प्रणाली का गबन हो गया यहाँ पे, छल कपट धोखाधड़ी इसके लिए बहुत कम संभावना होती है ना, बहुत कम संभावना। वैज्ञानिक प्रणाली यहाँ पे, यह प्रणाली अन्य प्रणालियों की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित है। वैज्ञानिक प्रणाली यहाँ पे, इस प्रणाली सभी प्रकार खाते रखे जाते हैं जिससे सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी अपने को आसानी से प्राप्त हो जाती है। दोष और सीमाएं है ना, ऐसा नहीं कि कुछ लाभ के साथ कुछ हानि भी होती है, कुछ प्लस के साथ कुछ माइनस भी आते हैं, और कुछ है ना अच्छाई के साथ कुछ दोष भी आते हैं या सीमाएं भी आती हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक और व्यवस्थित तो है यहाँ पे है ना, विश्वसनीय प्रणाली भी है, पर इसमें कुछ दोष है ना। किसी प्रकार की प्रविष्टि छूट जाए ना, व्यवहार या लेन देन द्वारा का लेखा करने पर यदि किसी व्यवहार का लेखा करना रह जाता है, अर्थात प्रारंभिक लेखों की पुस्तक में किसी व्यवहार की प्रविष्टि छूट जाए है ना, तो उसका पता लगाना एक दुष्कर कार्य है ना। किसी व्यवहार की प्रविष्टि छूट जाए तो उसका पता लगाना दुष्कर कार्य है। गलत रकम लिखना है यहाँ पे, यदि किसी व्यवहार की प्रविष्टि कर समय गलत रकम है ना, गलत रकम लिख दी जाए तो खाते के दोनों पक्षों में भी गलत रकम लिख जाएगी, तो ऐसे अशुद्धि का पता नहीं लगा सकते ना। गलत रकम लिख दी तो कहाँ पता लगाओगे अशुद्धि का है ना, तो गलत रकम में आप अशुद्धि का पता नहीं लगा सकते। क्षतिपूर्वक अशुद्धि यहाँ पे, यदि किसी खाते में एक पक्ष में रकम कम या है ना, एक पक्ष में रकम कम या दूसरे पक्ष में रकम अधिक लिखी जाए है ना, तो उतनी ही रकम किसी अन्य खाते के उसी पक्ष में अधिक तथा कम लिखी जाए तो ऐसी क्षतिपूर्वक अशुद्धियों का पता लगाना कठिन हो जाता है ना। क्षतिपूर्वक अशुद्धि है ना, गलत खाते में लिखा हो जाए, गलत खाते में लिखा होगा तो भैया दिक्कत ही, उसको पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दीर्घकालीन प्रणाली यहाँ पे निकालने से अंतिम परिणाम निकालने तक प्रक्रिया चरणबद्ध लंबी होती है ना, जिससे वित्तीय परिणाम जानने में काफ़ी वक्त लगता है ना, इसलिए 3 घंटा समय मिलता है आपको एग्जाम में है ना।
खर्चीली पद्धति यहाँ पे लेखापाल अन्य कर्मचारियों के खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी खर्चीली है, क्योंकि बहुत हिसाब किताब पंजियाँ यहाँ पे संधारित करनी पड़ती है। जटिल नियम यहाँ पे, नियम तो बहुत जटिल है ना, छोटे मोटे व्यापारी को समझना बहुत ही मुश्किल है ना। छोटे व्यापारी के लिए पहले बताया मैं अनुपयुक्त हैं, छोटे व्यापारी कम पढ़े लिखे अप्रशिक्षित होते हैं, तो वो एकल लेखा प्रणाली का उपयोग करते हैं, दोहरी लेखा प्रणाली के लिए है ना उपयुक्त नहीं है ना। प्रशिक्षण क्या हो सकता है यहाँ पे, इस प्रणाली में हिसाब किताब नियमों सिद्धांतों आधार पर इस प्रणाली में हिसाब किताब नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर संधारित किए जाते हैं, जिसके लिए प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता होती है ना। इसके लिए प्रशिक्षण और ज्ञान की आवश्यकता होती है यहाँ पे। इसका उपयोग अप्रशिक्षित या है ना अशिक्षित व्यापारी नहीं कर सकते हैं ना। उपरोक्त सीमाएं इस प्रणाली की सीमाएं हैं, इससे बचा जा सकता है यदि सावधानीपूर्वक तथा सिद्धांतों के अनुसार है ना व्यवहारों का लेखा किया जाए, तो लेखा कर्म के दोष नहीं आ सकते। दोषों से बचे जाने की संभावना के कारण है ना दोहरी लेखा प्रणाली यहाँ पे बही खाते की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है भाई यहाँ पे ना। तो ये हो गया अपने यहाँ पे ये दोहरी लेखा प्रणाली के जो विभिन्न चरण हैं यहाँ पे उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो चरण क्या क्या है ना, दोहरी लेखा प्रणाली के विभिन्न चरण यहाँ पे, चरण क्या क्या है यहाँ पे है ना। सबसे पहले प्रारंभिक लेखा, सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे कोई भी सौदा होता है तो व्यापारी लेखा प्रारंभिक लेखों पुस्तकों में करता है ना। कोई भी सौदा हुआ, जैसे राम ने शाम को क्या बेची यहाँ पे, आम बेचा, तो आम बेचा तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसने बेचा, राम ने बेचा, किसको बेचा, श्याम को बेचा, क्या बेचा, आम बेचा। तो ये सब प्रारंभिक लेखे होते हैं भाई, इसको तो लिखना ही पड़ेगा भाई लिस्ट बना के ना। इस लेखा की प्रथम श्रेणी क्या कहलाती है यहाँ पे, प्रारंभिक लेखा कहलाती है। इन पुस्तकों को प्रारंभिक लेखा की पुस्तक कहा जाता है ना। वर्गीकरण या खाताबंदी है ना, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लेखा करने के पश्चात उन लेखों का वर्गीकरण किया जाता है ना। उन लेखों क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है यहाँ पे, अर्थात व्यवहारों को दोहरी लेखा प्रणाली सिद्धांत के अनुसार उन्हें वर्गीकृत कर संबंधित खातों में लिखा जाता है ना। वर्गीकरण जिस पुस्तक में होता है उसे खाता बही या लेजर बोलते हैं ना। उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, खाता बही या लेजर बोलते हैं यहाँ पे। सारांश अंतिम खाता है ना, खाता बही में व्यापारी केवल यह जान सकता है कि उसने कितना क्रय विक्रय किया, कितनी वेतन मजदूरी दी है ना। तो इसमें सारांश अंतिम खाते में यही मिलेगा ना, कितना क्रय विक्रय किया, कितनी मजदूरी दी यहाँ पे, कितना किस दुकानदार को देना है, अथवा किसी दुकानदार से कितना लेना है यहाँ पे। कुल देनदारी, कुल व्यय, व्यापार आदि परिणाम नहीं जाना जा सकता यहाँ पे। इसीलिए इसके लिए व्यापारी अंतिम खाते क्या करता है, तैयार करता है ना। प्रथम चरण में व्यवहारों लेन देन का प्रारंभिक लेखा नकल बही में किया जाता है ना। द्वितीय चरण व्यवहारों का वर्गीकरण खाता बही में खतौनी है। पहले तो प्रारंभिक लेखा में नकल बही करेंगे भाई यहाँ पे, फिर खाता बही में खतौनी करेंगे यहाँ पे, फिर उसका सारांश तैयार करेंगे अंतिम चरण यहाँ पे। और अंतिम चरण जैसे विवरण तैयार होता है यहाँ पे, उससे से वित्तीय विवरण, और उसी को वित्तीय विवरण या अंतिम खाते का विवरण कहा जाता है ना। वित्तीय विवरण के अंतर्गत दो प्रकार के विवरण तैयार किए जाते हैं ना। वित्तीय विवरण के अंतर्गत दो प्रकार के विवरण तैयार किए जाते हैं, एक तो आय विवरण और एक स्थिति विवरण। आय है ना, आय विवरण और क्या बोला मैंने यहाँ पे, स्थिति विवरण है ना। आय विवरणों के दो भागों में बांटा जा सकता है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता ना, है ना। तो वित्तीय विवरण के दो प्रकार, तो आय है ना, तो आय विवरण को इसके भी दो प्रकार है ना, वित्तीय खाता और लाभ हानि खाता है ना। वित्तीय विवरण का महत्व यहाँ पे वित्तीय परिणाम जानकारी है ना। वित्तीय विवरण का महत्व क्या होता है, वित्तीय परिणामों की जानकारी। वित्तीय विवरण द्वारा हम व्यापार के वित्तीय परिणामों को जान सकते हैं, साथ ही वित्तीय परिणामों को प्राप्त होने पर हम व्यापार की दिशा दशा दोनों का आकलन कर सकते हैं, व्यापार की दिशा और दशा दोनों का आकलन कर सकते हैं ना। लाभ हानि ज्ञान, यहाँ पे हमें लाभ हानि की जानकारी प्राप्त होती है यहाँ पे है ना। आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, संपत्ति दायित्व ज्ञान होता है अपने को यहाँ पे है ना। चिट्ठे निकालने से व्यापार का मूल्यांकन में सहायक होती है यहाँ पे है ना। तो ये वित्तीय विवरण का महत्व बहुत ही है ना अच्छा है यहाँ पे है ना। और लेखांकन में आवश्यक भी है। भविष्य योजना में सहायक यहाँ पे है ना। विविध व्यापारिक परिणामों को याद कर सकते हैं, इससे भविष्य की नीतियाँ बनाने में आसानी होती है ना। अंतिम खाते को 3 भागों में बांटा जाता है यहाँ पे। अंतिम खाता व्यापारिक खाता पहले होता है, उसका लाभ हानि खाता, मतलब पहले व्यापारिक खाता से सकल लाभ बताता है ना, होने वाले क्रय व्यय विक्रय तथा लाभ हानि खाता यहाँ पे अप्रत्यक्ष आय व्यय और आय कितना हुआ, इससे लाभ हानि खाते से पता चलता है ना। लास्ट में चिट्ठा या बैलेंस शीट है ना तैयार करेंगे यहाँ पे, या त्वलक पत्रक है ना। वर्ष के अंत में व्यापारी आर्थिक स्थिति बताने के लिए चिट्ठे या स्थिति का विवरण बनाया गया यहाँ पे। इससे व्यापारिक संपत्ति और दायित्व क्या होता है यहाँ पे लिखा होता है। इससे हाँ मतलब व्यापारी की आर्थिक स्थिति का आकलन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है यहाँ पे है ना। तो ये इस टाइप से यहाँ पे बताया गया है ना। अब खाता क्या कितने प्रकार के होते हैं, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे यहाँ पे। वीडियो में आपका अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।